हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रविंदर भारद्वाज। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है धर्म या सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धर्म से या संप्रदायों से किसी हिसाब से इफेक्ट होती रही है, ठीक है, या हो भी रही है अभी। अब जो यदि हम लोग शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें, धर्म का जो अर्थ है वो बड़े व्यापक दृष्टिकोण में है, क्योंकि हम लोग जिनको अभी वर्तमान में धर्म में काउंट कर रहे हैं बेसिकली वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म की परिभाषा, धर्म का जो अर्थ होता है वो होता धारण करने योग्य, ठीक है। और संप्रदाय का जो अर्थ होता है वो है एक परंपरा के मानने वाले लोगों का समूह। तो जो परंपरा को मानने वाले लोगों के समूह है वर्तमान में, तो वो संप्रदाय है और हम लोग उनको धर्म मानने की गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं अभी। जो इंडिया में जैसे यदि हम लोग पॉलिटिक्स और धर्म के जो ये लगाओ कि एक मिक्सचर की, उनके आपस के जो रिलेशनशिप है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं, तो हमने संवैधानिक तौर पर भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको जैसे अपनाया है, वैसे ये वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है इसकी कोई नीड थी भी नहीं अपने यहाँ पर, लेकिन हमने ये लगाओ कि प्रस्तावना में भी चेंज करके हमने वर्डिंग ऐड करी है 1976 में। और जो धर्मनिरपेक्षता है वो एक विशेषता मानी गई है, ठीक है। यानी अपने यहाँ पर कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रिलीजन थोपा नहीं गया आपके ऊपर। और जो भी जैसे माइनॉरिटी जो भी रिलीजन है तो उनके लोगों को भी बराबर के राइट्स मिले हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें स्पेशली लिखा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो अपनी जो भी धर्म, जो भी उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, उनकी लिपि है, उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं। वो कोई अगर शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। वो कोई अगर गवर्नमेंट ऐड दे रही है, कोई फंड दे रही है शिक्षण संस्थाओं को, तो जो भी अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा स्थापित किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती है। मीन्स संवैधानिक तौर पर हमने जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है तो उसको हमने अपनाया है, ठीक है। इसके बाद भी जो धर्म का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है राजनीति में, और धर्म से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। इसके रिगार्डिंग एक और जैसे यदि हम लोग देखें, गांधी की जो एक थिंकिंग है तो वो ज़्यादा, गांधी के जो थॉट्स हैं तो उनका एक रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। और गांधी का जो धर्म और राजनीति को वो उसका जो संगम है वो उसको लाइक करते थे, उसको वो चाहते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। अब उनका जो धर्म है था वो मानव धर्म था, वो ये नहीं था कि हिंदू धर्म होना चाहिए या इस्लाम होना चाहिए या सिख, जैन, बौद्ध होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं था उनका कोई। तो वो चाहते थे कि राजनीति में जो शुद्धता है, राजनीति में जो ये लगाओ कि राजनीति का एक चरित्र होना चाहिए, जो आजकल नेताओं में हम लोग नहीं देखते हैं, जो आजकल हम लोग राजनीति में नहीं देखते हैं, जिन चीज़ों की को लेकर के हम लोग इसकी आलोचना करते हैं। तो धर्म से मतलब उनका इस एक विशेष जो ये गुण है उनसे था, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो जिस हिसाब से जैसे जो राजनीति और धर्म का जो संगम है, संगम तो हम लोग क्या कहेंगे, जो चीज़ें ये लगाओ कि नेगेटिव हो रही है राजनीति में, तो उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो धर्म या और यदि हम लोग बेसिकली सांप्रदायिकता के अर्थ की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, संप्रदाय या सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है और सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सांप्रदायिकता से सीधा अभिप्राय ऐसी भावना से है जिसमें आप अपने संप्रदाय के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं और अन्य संप्रदायों के प्रति उपेक्षा या जो विरोध की भावना है या नफरत की भावना रखते हैं। एक संप्रदाय के प्रति विशेष आकर्षण या विशेष लगाव होना और अन्य संप्रदायों के प्रति नफरत की भावना होना, ये सांप्रदायिकता है। तो इसी हिसाब से यदि आप एक तरफा हो रहे हो, ठीक है, तो सांप्रदायिकता का जो एक प्रभाव है वो भारत की राजनीति में कैसा रहा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है वो है धर्म या संप्रदाय पर आधारित राजनीतिक दलों का गठन होना। अपने यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है ऐसे राजनीतिक दलों का जिनका जो गठन है वो धार्मिक आधार पर हुआ है। और इसके यदि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं
आजकल ओवैसी बड़ी चर्चा में है, राजनेता MIM उनकी पार्टी है, तो धार्मिक दृष्टिकोण है, धार्मिक आधार पर गठन हुआ है। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम ही स्टार्टिंग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होता था, बाद में जो वो शेख अब्दुल्ला ने जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो उसमें ये लगाओ कि उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। अकाली दल है जो सिख धर्म की जो राजनीति है तो वो करती है। मुस्लिम लीग है पार्टी, साउथ में ज़्यादा सक्रिय है। हिंदू महासभा है जो हिंदुओं की जो हिंदू धर्म है तो उनसे जुड़े जो इश्यूज हैं तो उसके ऊपर जैसे लगाओ के पॉलिटिक्स करती है। तो इट मीन्स जो जिन पॉलिटिकल पार्टियों का गठन किसी ठोस सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा पर, सिद्धांत पर ना हो करके, जिनका गठन केवल और केवल धार्मिक हितों की रक्षा के लिए ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में फिर आप धर्म का जो की एक भूमिका है तो उसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है उम्मीदवारों के चुनाव में भूमिका। जिस टाइम पे टिकटों का बंटवारा होता है, सीटों को ये लगाओ कि आवंटित किया जाता है कि किस कैंडिडेट को किस जगह से इलेक्शन लड़वाना है, तो उस टाइम पे जो उससे पहले जो कंडीशंस या जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है, और उसमें जाति और धर्म का जो फैक्टर है वो सबसे अहम होता है। यानी जिस भी कैंडिडेट को टिकट आपको देनी है, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट देनी है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में किस धर्म के मानने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कितने % है। अगर ज़्यादा है और उनके फेवर का कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है जो उनके वोट हासिल कर सकता है। अब यदि आप एग्जाम्पल से लगाओ, हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट है, मेवात पहले नाम इसका होता था, आजकल नूह हो गया है, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की है। तो वहाँ पर क्या आप किसी बौद्ध धर्म के व्यक्ति को टिकट दे सकते हो? क्या किसी सिख धर्म के व्यक्ति को या किसी हिंदू को टिकट दे सकती है कोई पार्टी? क्योंकि उनको पता है कि अगर दे देंगे तो उसके जीतने की जो संभावना है वो ना के बराबर होगी। तो इस वजह से जो भी जैसे जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स है या जो उम्मीदवारों के चयन में भी इसका एक रोल है संप्रदाय का। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की पॉलिसी नीति। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो अपने यहाँ पर इसी हिसाब की कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके जो धार्मिक आधार पर जो लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं तो उनको, अगर हम लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की यदि हम लोग थोड़ा सा जो रिलीजियस डाटा है 2011 की जो रिलीजियस सेंसस है तो उसके बिहाफ पे यदि हम लोग देखते हैं 79.8% हिंदू हैं हम अपने यहाँ पर। इस्लाम को मानने वालों की संख्या परसेंटेज है 14.2%। जो क्रिश्चियनिटी है वो है 2.3, ईसाई धर्म के जो लोग हैं 1.7% सिख हैं अपने यहाँ पर, और बौद्ध जो है वो 0.7% है। इसके अलावा जो जैन है वो 0.3%, और अदर में जो भी जैसे बच गए हैं पारसी वगैरह तो वो 0.9% हो जाते हैं। तो मेजोरिटी में हिंदू धर्म है, माइनॉरिटी में बाकी जो है वो हम लोग काउंट कर रहे हैं जो बच गए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रिलीजन के बेस पर जो माइनॉरिटीज के जो भी जैसे लोग होते हैं तो उनको संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश करती हैं, क्योंकि वो अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। तो वो कैसे भी करके, जैसे मान लो यूपी में जिस टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो अखिलेश यादव उस टाइम पे CM होते थे, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम जो यूथ है जो जेलों में बंद है तो उनको जो है वो छोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। तो सीधा मतलब उनका ये था कि उनको मुस्लिमों के वोट लेने थे, उस कम्युनिटी के, उस संप्रदाय के। इसके अलावा जैसे PM मनमोहन सिंह ने कहा कि जो आपके मुस्लिम जो लोग हैं देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देने की जो नीड नहीं थी कुछ भी, लेकिन नीड थी पार्टी के बेस पर, नीड थी वोट बैंक के बेस पर कि हमें पक्का करना है कि ये जो लोग हैं ये हमसे भागे ना। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो अलग जो भी जैसे सिखों से रिलेटेड भी इस टाइप की चीज़ें होती रही हैं। तो जैसे माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग जो इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो धर्म का जो एक प्रभाव है वो राजनीति में इस आधार पर भी हो रहा है। इसके अलावा जैसे इलेक्टोरल अलायंस हैं, जो चुनावी समझौते हैं, चुनावी समझौते में जो नेशनल पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियों
कि अपनी एक मजबूरी हो गई है कि उनको ऐसे राजनीतिक दलों के साथ समझौते करने पड़ रहे हैं। ये आप मजबूरी लगा लीजिए या फिर आप ये लगा लीजिए कि वो उन्होंने समझौता कर लिया अपनी खुद की विचारधारा के साथ, क्योंकि वो ऐसे राजनीतिक दलों के साथ राज्य सतरों पर या केंद्रीय सतर पर ऐसे समझौते कर रहे हैं जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल माने जाते हैं। मान लो जैसे आपका मुस्लिम लीग है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ समझौता करती रही, नेशनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो वो जम्मू कश्मीर में या फिर सेंट्रल लेवल पर जैसे वो अलायंस में शामिल रहे। इसके अलावा जैसे यदि हम लोग बीजेपी की बात करें, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पंजाब में जैसे अकाली दल के साथ सरकार में शामिल रहे। इसके अलावा एनडीए का पार्ट वर्तमान में भी है जो अकाली दल है पार्टी। तो ये जो इस टाइप से जो चीज़ें हो रही हैं, जो धर्म के आधार पर जिन राजनीतिक दलों की भूमिका है या तो उनके साथ जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका गठन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ है, तो वो जैसे अगर उनके साथ चुनावी समझौते कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हो और वो इसी तरह के फिर जो है वो जो उसी तरीके से जो बाद में जो एक मान लो उनके काम करवाने की जो एक जो शैली है तो उसी आधार पर होगी, जो धार्मिक आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व, यानी जो बहुत सारे राजनेता हैं उनकी जो राजनीति चली हुई है, उनका जो राजनीतिक कद है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है, वो चल ही धर्म के आधार पर रहा है। तो अदरवाइज जो है उनको कोई पूछता नहीं है इसकी। और इसमें जैसे अलग से माइनॉरिटी जिस टाइम पे मंत्रिमंडलों का जो गठन होता है उस टाइम पे ये भी देखा जाता है कि जो भी जैसे प्रमुख जो धर्मों के लोग हैं तो वहाँ से जो चुन के आए हुए कैंडिडेट्स हैं तो उनको जैसे किसी हिसाब से वो जो पॉलिटिशियंस हैं तो उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। आजकल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज जो है तो इसमें जैसे लगभग जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है जो तो उसमें मुस्लिम धर्म से संबंधित जो राजनेता होता है तो उसको मंत्री पद दिया जाता। मुख्तार अब्बास नकवी वर्तमान में मंत्री हैं, नजमा हेपतुल्ला पहले बीजेपी से रही हैं लंबे टाइम तक। इसके अलावा जैसे कांग्रेस के टाइम पे भी मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्ति ही इस मंत्रालय को लीड करते रहे। तो जो इसके अलावा जैसे जो भी जैसे टॉप लेवल की जो पोस्ट हैं तो उनमें भी जो रिलीजियस जो एक ये लगाओ कि रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी भूमिका निभाता है। विशेष धर्मों से आए हुए जो बड़े जो लोग होते हैं तो उनकी निष्ठाओं का ख्याल रखा जाता है ताकि जो वो वर्ग है उस धर्म का वो खुश हो जाए और उसी पार्टी के साथ उसी नेता के साथ जुड़ा रहे। ठीक है। तो धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व होता रहा है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है धर्म पर आधारित चुनाव विश्लेषण। जिस टाइम या चुनावों से पहले या चुनावों के बाद, चुनावों से पहले भी यदि विश्लेषण किया जाता है कोई न्यूज़ में, जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, तो उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ों को जो देखा जाता है तो उसमें सबसे अहम है रिलीजन। वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेजर ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो परंपरागत जो फैक्टर काम कर रहा है। तो इसमें जैसे ये देखा जाता है कि जो किसी विशेष धर्म के जो लोग हैं वो किसके फेवर में जा सकते हैं, कौन किसके जीतने की वहाँ से संभावना है। तो विश्लेषण में इस तरह की चीज़ें जो आती हैं। बाद में भी जिस टाइम पे रिजल्ट आ चुका होता है, जिस टाइम पे जो भी फैसला होना था वो हो चुका होता है चुनावों के बाद में भी फिर ये लगाओ विश्लेषण किया जाता है कि किस धर्म के लोगों ने किस कैंडिडेट को वोट दिया, उन्होंने क्यों दिया, उस पार्टी ने उस धर्म के लोगों को खुश करने के लिए क्या जो वो एजेंडा रखा था और उस एजेंडे से कितने लोग खुश हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं। तो सीधा मतलब ये है कि जो राजनीति का जो विश्लेषण है उसका भी धार्मिक आधार पर जैसे जो हो वो विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मतदान व्यवहार का निर्धारक कारक, यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं वोटिंग बिहेवियर का, वो एक उसमें एक रिलीजन भी है। बहुत सारे लोग जो और ये आप क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो भी समाज में रहता है तो वो किसी न किसी धर्म को मानता ही है। तो ये तो कोई ये लगाओ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो भी जैसे अगर उसके धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है
तो जाहिर सी बात है, चाहे वो उसको डायरेक्टली उसके साथ उसकी जो जान पहचान है वो नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कि वो जो कैंडिडेट है वो जीत जाए, बिकॉज क्योंकि वो उसके रिलीजन से ये लगाव के रिलेटेड व्यक्ति होता है। तो मतदान व्यवहार में इसके अलावा जैसे जो पार्टियां हैं वो भी लोगों को इसी हिसाब से कन्विंस करने का प्रयास करती हैं कि धार्मिक चीज़ों को इसी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और इसके यदि हम लोग एग्जांपल देखें, 2014 का जो इलेक्शन था, लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन रहा, तो उससे ठीक पहले जो मुलाकात होती है सोनिया गांधी और जामा मस्जिद का दिल्ली में जो इमाम है उनके बीच में, और कुछ देर के बाद फिर जो इमाम है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो मुस्लिमों से अपील करता है और वो ये कहता है कि जो मुस्लिम है तो उनको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। इट मीन्स उसका एक इशारा था ये कि कैसे भी करके जो हो वो, अगर वो आप कांग्रेस को वोट दोगे तो वो फायदे में रहे, वो ठीक रहेगा कम्युनिटी के बेस पर। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे लोग क्योंकि इमाम को मानते हैं तो वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। वर्तमान में भी जो धर्म गुरुओं की जो एक भूमिका है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है राजनीति में, ठीक है। इसके अलावा जैसे राम मंदिर की बात होती है आपकी, जो बहुत सारे लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े तो इसी वजह से जुड़े कि राम मंदिर का निर्माण होगा। अब जो है चीज़ें का इस तरफ बढ़ी भी हैं, 370 के हटाने का एक जो सवाल है, तो ये जो भी जैसे जो मतदान व्यवहार का एक निर्धारक कारक भी धर्म भी है। जो बहुत सारे लोग हैं वो जो उनकी धार्मिक जो एक उनकी लगाओ कि अपेक्षाएं होती हैं, तो यदि कोई पार्टी उनको पूरा करने के लिए कह रही है, ऐसा वायदा कर रही है, तो फिर जो हो उसको ही वोट देना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अल्पसंख्यकों की शिकायतों का धार्मिक स्वरूप। यानी बहुत बार ये देखा गया है कि जो भी जैसे रिलीजन के बेस पर इंडिया में जो लोग माइनॉरिटी में हैं तो उनकी जो कंप्लेंट रहती है गवर्नमेंट से, जो वो चाहते हैं कि हमारे साथ किसी आधार पर गलत हो रहा है या ये नहीं होना चाहिए, तो उनका कोई ठोस कोई आधार नहीं होता है और कोई राजनीतिक आधार नहीं होता है। उसमें लगभग यही देखा गया है कि धार्मिक स्वरूप की ही उनकी जो शिकायतें हैं वो रहती हैं। जैसे जो इस्लाम जो रिलीजन है तो उनके लोगों का ये एक मानना रहा कि रोज़गार में जो उनकी परसेंटेज है वो कम है, क्योंकि जो बाकी के कंपैरिजन में यदि देखते हैं तो जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी सरकारी नौकरियों में जो परसेंटेज है वो कम है। लेकिन अब इसमें आप सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जो स्कूलिंग का जो सिस्टम है तो मदरसों की व्यवस्था करी गई है, लेकिन मदरसों में ये सरकारी कोई ज़्यादा कोई इंटरफेयर है नहीं, तो उसमें लगाओ कि आपके रिलीजन के बेस पर ही छोड़ दिया गया है। तो उसमें कोई ना कोई किसी तरह की टेक्निकल एजुकेशन है, ना ही कोई हायर एजुकेशन है, ना ही कोई मॉडर्न जो एजुकेशन है वो दी जा रही है। तो उसमें उसका एक खोट जो है तो उसको स्वीकार करने के बजाय ये आप लोग गवर्नमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल उसमें ठहराया जा रहा है। तो ये जो है इसमें इसका कोई लगाओ कि कोई आधार नहीं है इस टाइप की जो शिकायतें हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें ये भी रहता है, जैसे खालिस्तान की मांग है, अकाली जो दल रहे उनकी तरफ से, वहाँ पर जो भी जैसे एनोमिक जो ग्रुप्स रहे, जो अतिवादी समूह रहे, उनकी तरफ से थी जो सिख धर्म के लोगों के द्वारा मांग की गई। तो इसका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इसके पीछे भी जो सीधी मंशा है वो धार्मिक ही है कि वो अपने धर्म के लिए अलग जो हो वो एक ऑटोनोमस स्टेट चाहते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कॉमन सिविल कोड का जो विरोध किया जाता है तो वो भी इसी आधार पर किया जाता है कि क्योंकि आपको धार्मिक स्तर पर फायदा हो रहा है इससे, तो इसलिए आप चाहते नहीं हो कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। तो अगर पूरे देश के जो लोग हैं उनके साथ यदि एक समान व्यवहार किया जाए तो उसमें तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है धार्मिक दबाव समूहों की उत्पत्ति। जो भी जैसे प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में काम कर रहे हैं तो उसमें जो एक्टिव प्रेशर ग्रुप्स हैं तो उसमें धर्म के बेस पर भी बहुत है। हर धर्म के अपने दबाव समूह हैं, अपने संगठन हैं जो उस धर्म की जो शिकायतें हैं, उस धर्म की जो समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार को प्रेशराइज करते हैं और अपनी ये लगाओ के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अपनी मांग मनवाते हैं। उसमें चाहे इस्लाम धर्म की यदि हम लोग बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या जैसे
जमायत इस्लामी हिंद है, या जैसे अहले हदीस एक संगठन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो संगठन है, इसके अलावा जैसे आपका हिंदू की यदि हम लोग बात करें तो हिंदू महासभा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। इसके अलावा ईसाइयों के अपने संगठन हैं, और सिखों में जैसे अकाली दल है। तो ये जो इस टाइप के जो संगठन है, तो ये बराबर जो हो वो अपने जो धर्म की जो मांग इनकी होती है, विशेष जो समस्याएं इनकी होती हैं, तो उसको मनवाने के लिए ये लोग जो हो वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट इसमें है वो है भाषाओं का धार्मिक वर्गीकरण। यानी जो भी जैसे भाषाएं मेन तौर पर इंडिया में बोली जाती हैं, वैसे तो देखो बहुभाषी देश है हमारा, तो अनेक भाषाएं अपने यहाँ पर बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हमारे यहाँ पर उपभाषाएं हैं। तो लेकिन यदि हम लोग मेन तौर पर देखते हैं तो हिंदी को जो है एक हिंदी का जो रिलेटेड कर दिया गया है हिंदी को हिंदुओं के साथ, यानी जो हिंदी है वो हिंदुओं की भाषा है, ठीक है। हालांकि ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया है, लेकिन इस तरह की ये लगाओ कि इस तरह की सोच आगे बढ़ गई है। पंजाबी को सिखों की भाषा माना जाता है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हिंदू जो हो वो या फिर जो मुस्लिम है वो पंजाबी को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ये थिंकिंग भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो जैसे अंग्रेजी को जैसे ईसाइयों की भाषा, क्रिश्चियंस की लैंग्वेज के तौर पर देखा जाने लगा है। उर्दू को मुसलमानों की भाषा माने जाना, उर्दू बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन अगर आप धार्मिक आधार पर यह लगाओ कि सीमित करोगे चीज़ें तो गलत हो जाएगा, चाहे वो हिंदी के लिए हो, चाहे या पंजाबी के लिए हो, या किसी और के लिए हो। तो यानी भाषाओं का भी हमने धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया है। तो एक जो ये और फिर ये भी रहता है कि जो उस विशेष भाषा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं तो वो भी राजनीति में बड़े हाईलाइटेड हो जाते हैं। जैसे उर्दू का एक विषय रहता है कि जो गवर्नमेंट है वो उर्दू के लिए ठीक प्रयास नहीं कर रही है, वो सही है गलत है वो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा रहता है। हिंदी के लिए आंदोलन हुए हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए, क्योंकि भाषावाद अलग से भी एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो भाषा की जो राजनीति है वो उसका भी एक बड़े स्तर पर ये लगाओ कि वो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो जो भाषाओं का भी धर्म के आधार पर हम लोग विभाजन यदि कर रहे हैं तो ये लगाओ कि इससे बड़ी जो है वो क्या चीज़ हो सकती है फिर धर्म के आधार पर। और इसमें तो सामाजिक और जो राजनीतिक क्षेत्र है तो दोनों जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक विशेषताएं थी जो इम्पैक्ट जो भी पड़ा है संप्रदाय का या धर्म का भारत की राजनीति पर।